नमस्कार। नई परख पर आप सब लोगों का स्वागत है। नई परख के आज के इस कार्यक्रम में हम भारत के पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव के बारे में बातचीत करेंगे। 23 दिसंबर को पीवी नरसिम्हा राव की पुण्यतिथि थी। आमतौर पर जब देश के किसी भूतपूर्व प्रधानमंत्री की पुण्यतिथि होती है तो उस दिन उन्हें श्रद्धांजलि दी जाती है। उनके बारे में मीडिया में, अखबारों में चर्चा होती है। पीवी नरसिम्हा राव के बारे में कुछ ज़्यादा चर्चा नहीं होती। पीवी नरसिम्हा राव की पार्टी यानी कि अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस भी उन्हें बहुत शिद्दत से याद नहीं करती है, बल्कि कई सारे लोग तो यह भी मानते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संगठन को कमजोर करने में नरसिम्हा राव की भी एक बड़ी भूमिका रही है। आज के इस कार्यक्रम में मैं आपको नरसिम्हा राव के प्रधानमंत्रित्व काल में हुई एक बड़ी घटना के बारे में बताऊंगा और उस बड़ी घटना के बारे में नरसिम्हा राव खुद क्या सोचते थे वह भी मैं आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा। मेरी कोशिश होगी कि मैं उनके जीवन के इस अनछुए पहलू के बारे में आपको बता पाऊं। अनछुआ इसलिए क्योंकि बहुत सारी बातें जो पब्लिक डोमेन में हैं उसके बारे में हम सब जानते हैं, लेकिन कई सारी बातें जो कुछ किताबों में छिपी हुई हैं जिनके बारे में आम लोग नहीं जानते हैं, उसके बारे में आज हम बातचीत करेंगे। इस बारे में कोई संदेह की गुंजाइश नहीं है कि पीवी नरसिम्हा राव एक ऐसे प्रधानमंत्री थे जिन्होंने देश की आर्थिक नीतियों में बदलाव किए, आमूलचूल परिवर्तन किया। जब वे प्रधानमंत्री बने तो देश में एक तरह का आर्थिक संकट था। उन्होंने प्रसिद्ध अर्थशास्त्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को अपना वित्त मंत्री बनाया। वित्त मंत्री के रूप में मनमोहन सिंह ने नई आर्थिक नीतियों की शुरुआत की और मनमोहन सिंह ने बाद में नरसिम्हा राव को एक संत के रूप में याद भी किया। लेकिन मनमोहन सिंह के प्रधानमंत्री बनने के बाद वो नीतियां आगे बढ़ी और धीरे धीरे भारत एक अलग अलग तरह से आर्थिक रूप से मजबूत हुआ। उसकी बहुत सारी आलोचनाएं भी हैं जो कि अकादमिक रूप से मौजूद हैं, जिसके बारे में यह माना जाता है कि भारत की जो खुली अर्थव्यवस्था की नीति है उसने राज्य के कल्याणकारी स्वरूप को चोट पहुंचाया। लेकिन आज हम इस मसले की चर्चा नहीं करेंगे। आज हमारी चर्चा का मुख्य केंद्र बाबरी मस्जिद विवाद से जुड़ा हुआ है। बाबरी मस्जिद का गिराना, बाबरी मस्जिद को तोड़ा जाना भारतीय राजनीति के इतिहास में एक काले अध्याय के रूप में दर्ज है। यह तब हुआ जब पीवी नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री थे। पीवी नरसिम्हा राव पर यह आरोप लगता रहा है कि उन्होंने बाबरी मस्जिद के ध्वंस को, बाबरी मस्जिद के गिराने की घटना को रोकने के लिए पर्याप्त कदम नहीं उठाए। यह माना जाता है कि पीवी नरसिम्हा राव अगर चाहते तो वो इसे रोक सकते थे। कई बार यह खबर भी उड़ती है, कई बार पत्रकार इस बारे में लिखते रहे हैं। मिसाल के तौर पर नीरजा चौधरी ने अपनी पुस्तक हाउ प्राइम मिनिस्टर्स डिसाइड में इस बात को दर्ज किया है कि पीवी नरसिम्हा राव एक बार अपने गुरु, आध्यात्मिक गुरु राममूर्ति से मिले और उनसे उन्होंने बाबरी मस्जिद के भविष्य के बारे में, या ये जो पूरी समस्या चल रही थी जो उनके प्रधानमंत्री बनने के पहले से ही गंभीर रूप धारण कर चुकी थी, उसके बारे में उन्होंने पूछा। और उनके आध्यात्मिक गुरु ने आंखें बंद करते हुए यह कहा कि मुझे तो कोई बाबरी मस्जिद दिखाई नहीं दे रही। लोगों का मानना है कि उसके बाद से ही पीवी नरसिम्हा राव यह सोचने लगे कि बाबरी मस्जिद को गिरा दिया जाना ही इस विवाद को हल करने का एक सही रास्ता है। उन्हें यह लगता था कि अगर बाबरी मस्जिद गिर जाती है, राम मंदिर बन जाता है, तो उसके बाद से भारतीय जनता पार्टी के हाथ में जो एक बड़ा मुद्दा है उस मुद्दे से वह कुछ आगे नहीं कर पाएगी। वह मुद्दा उसके लिए एक तरह से खत्म हो जाएगा और धीरे धीरे करके भारतीय जनता पार्टी कमजोर होती चली जाएगी। कुछ विश्लेषक यह भी मानते हैं कि नरसिम्हा राव ने कांग्रेस में हिंदुत्व की पहचान को समाविष्ट करने की कोशिश की और इसके कारण से भारतीय जनता पार्टी काफी कमजोर भी होने लगी, ऐसा कई विश्लेषक मानते हैं। खासतौर पर इसलिए भी क्योंकि उस समय जो भारतीय जनता पार्टी की गुजरात में सरकार बनी थी वह गिर गई। लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी के लोगों के द्वारा, आरएसएस के लोगों के द्वारा बाबरी मस्जिद को गिराया गया तो उसके बाद से यह आरोप पीवी नरसिम्हा राव पर भी चस्पा हो गया कि उन्होंने बाबरी मस्जिद को बचाने के लिए
कोई महत्वपूर्ण काम नहीं किया, कोई महत्वपूर्ण कार्रवाई नहीं की। उसके बाद उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सरकारों को, जो अलग-अलग राज्यों में उनकी सरकारें थी, उन्हें बर्खास्त किया। कुछ समय के लिए आरएसएस को और कुछ उससे जुड़े हुए संगठनों को उन्होंने प्रतिबंधित किया। लेकिन यह जो आरोप है वह उन पर एक तरीके से चिपक गया कि यह उनकी नाकामी थी जिसके कारण से बाबरी मस्जिद का ध्वंस हुआ। और बाद में धीरे-धीरे करके वो पार्टी में अप्रासंगिक होते चले गए। वो 95 के बाद जब अगले चुनाव अगले साल हुए तो वो सत्ता से बाहर हुए। सत्ता से बाहर होने के बाद 1996 के बाद वो पार्टी के अध्यक्ष पद से भी हटे। उन पर भ्रष्टाचार के कई आरोप लगे और धीरे-धीरे करके वो एक तरीके से राजनीति में अप्रासंगिक हो गए। लेकिन उन्हें यह बात लगातार सालती रही कि उनकी पार्टी ने भी इस बात की जिम्मेदारी उन पर डाली कि बाबरी मस्जिद का जो विध्वंस है वो उनके कारण हुआ। और बाद में हालांकि जब सोनिया गांधी कांग्रेस अध्यक्ष बनी तो उन्होंने कई मौकों पर कभी कभार उन्हें सम्मान देने की कोशिश की, लेकिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कई सारे नेता जो थे वो इस बात का दोष, यानी कि बाबरी मस्जिद को गिराए जाने का दोष पीवी नरसिम्हा राव पर मढ़ते रहे। नरसिम्हा राव को यह बात अंदर तक काफी कचोटती थी। जब उनकी मृत्यु हुई उसके 1 महीने पहले नवंबर 2004 में वो एम्स में भर्ती थे। उस समय एक दिन उनकी जो बेटी थी वाणी देवी, उन्होंने कांग्रेस के नेतृत्व को एक खबर भिजवाई शिवराज पाटिल के द्वारा, और इस खबर में यह कहा गया कि पीवी नरसिम्हा राव ने खाना पीना सब कुछ छोड़ दिया है और अगर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आकर उन्हें समझाएं तो हो सकता है कि वो फिर से खाना पीना शुरू कर दें। विनय सेनापति, जिन्होंने नरसिम्हा राव की बायोग्राफी लिखी है, उन्होंने इस घटना का उल्लेख किया है। कांग्रेस के बड़े नेता, उसके अध्यक्ष सोनिया गांधी, अहमद पटेल और शिवराज पाटिल आदि वहां पर पहुंचे। उन्होंने राव से यह अनुरोध किया कि वे खाना खाएं, पानी पिएं, लेकिन राव जो गुमसुम और चुप बैठे थे वह एकाएक गुस्से में आ गए और गुस्से में उन्होंने कहा कि आप लोगों ने मुझ पर लगातार बाबरी मस्जिद को तोड़ने का आरोप लगाया है और आप मुझसे यह कह रहे हैं कि मैं पानी पी लूं। और ये एक तरीके से उनके दर्द और उनकी पीड़ा को भी दिखाता है। राव ने यह कहा कि आखिर मैंने कौन सी गलती कर दी, लेकिन मुझे ही हर एक चीज के लिए दोषी ठहराया जा रहा है। और बाद में लंबे समय तक, यानी कि सुबह 2:30 बजे तक कांग्रेस के नेता वहां बैठे रहे और वे राव को समझाते रहे। जब वो चले गए तो अगली सुबह नरसिम्हा राव बिल्कुल ठीक हो गए और उन्होंने फिर पानी पिया। और उनके बायोग्राफर यानी कि उनकी जीवनीकार के अनुसार उन्होंने अपने बच्चों से कहा कि क्या मैं कुछ ज़्यादा बोल गया, यानी कि जितना मुझे बोलना चाहिए था उससे मैं ज़्यादा बोल गया। नरसिम्हा राव के जीवन में एक वह दौर था जब वो कांग्रेस की सत्ता में सर्वोच्च पद तक पहुंचे। वहां जो नेहरू गांधी परिवार था उसके वो निकट भी थे, लेकिन जब वो सत्ता में धीरे धीरे अप्रासंगिक होते गए तो कभी कभार ही सोनिया गांधी ने उन्हें कुछ महत्व दिया। लेकिन जो ज्यादा महत्वपूर्ण बात मैं आप लोगों के सामने रखना चाह रहा हूं वह यह कि भले ही नरसिम्हा राव के शासन काल में बाबरी मस्जिद गिरी हो और भले ही उनकी जो भूमिका हो वह उतनी ज्यादा मजबूत नेता के रूप में ना रही हो जो कि उपद्रवी तत्वों को रोकना चाहता था, लेकिन उनके मन में एक टीस थी कि इस गलत काम का दोषारोपण मुझ पर लगा। कई सारे लोगों ने यह भी लिखा है कि नरसिम्हा राव के भीतर एक तरह से झुकाव था दक्षिणपंथी सोच के प्रति। और कांग्रेस के एक बड़े नेता मणिशंकर अय्यर ने तो यहाँ तक कहा है कि नरसिम्हा राव कांग्रेस के नहीं बल्कि भाजपा के पहले प्रधानमंत्री थे। वाजपेयी की बजाय नरसिम्हा राव को भाजपा का पहला प्रधानमंत्री कहा जाना चाहिए। लेकिन नरसिम्हा राव की जो बाबरी मस्जिद को बचाने में जो नाकामी है उसको इंगित करने के बावजूद हमें यह याद रखना होगा कि उनके मन में इस बात को लेकर गहरी टीस थी कि बाबरी मस्जिद को ना बचा पाने का पूरा दोष उन पर मढ़ दिया गया।
उन्हें यह लगता था कि अपने जाने उन्होंने बाबरी मस्जिद को बचाने की पूरी कोशिश की। उनका यह मानना था कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने उनके साथ धोखाधड़ी की, जिसके कारण मस्जिद गिर गई। लेकिन जो एक महत्वपूर्ण बात नरसिम्हा राव की जिंदगी में हुई, या हम कहें कि उनके मृत्यु के बाद हुई, कि उनके मृत्यु के बाद उन्हें या उनके शव को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के मुख्यालय में नहीं आने दिया गया। इसका दोष अक्सर सोनिया गांधी पर मढ़ा जाता है। प्रणब मुखर्जी की जो बेटी हैं, उन्होंने अपनी किताब में जो उन्होंने अपने पिता के बारे में लिखी है, यह कहा है कि उनके पिता इसके कारण से सोनिया गांधी से काफी नाराज रहते थे। लेकिन हमें यह बात समझने की जरूरत है कि यह सिर्फ सोनिया गांधी का निर्णय नहीं था, बल्कि यह निर्णय उस समय जो कांग्रेस नेतृत्व में अन्य नेता थे उनके द्वारा सामूहिक रूप से लिया गया। और इस निर्णय के कारण ही और इस निर्णय के पीछे जो बड़ी वजह थी वह यह थी कि शायद लोगों को यह लगता था कि अगर राव साहब को एक अलग तरीके से इज्जत दी गई तो जो अल्पसंख्यक समुदाय है, जो नरसिम्हा राव की बाबरी मस्जिद गिराने की भूमिका के कारण उनसे काफी नाराज था, उसको गलत संदेश जा सकता है। बहरहाल जो चीज महत्वपूर्ण है वह यह कि राव के जीवन काल में बाबरी मस्जिद को ना बचा पाने का दोष उनके सिर पर मढ़ा गया, और उनके मृत्यु के बाद भी यह पूरा का पूरा जो दोष है वह उन्हीं पर डाला जाता है। और यह कहा जाता है कि अगर वो चाहते तो बाबरी मस्जिद को बचा सकते थे। और यह भी कि उनकी यह सोच बड़ी अजीब और गलत थी कि बाबरी मस्जिद गिर जाएगा तो भारतीय जनता पार्टी के पास मुद्दों का अभाव हो जाएगा। बल्कि बहुत सारे विश्लेषक, विद्वान यह मानते हैं कि असल में बाबरी मस्जिद के विध्वंस ने ही भारतीय राजनीति को सांप्रदायिकता की आग में धकेल दिया। उसके 10 सालों बाद गुजरात में जनसंहार हुआ, जो कि जिसमें कि वर्तमान प्रधानमंत्री एक मुख्यमंत्री के रूप में गुजरात में थे, और यह माना जाता है कि वो कम से कम एक प्रशासक के रूप में उन दंगों को रोकने में तो जरूर नाकाम रहे। और उसके बाद 2014 में नरेंद्र मोदी का उभार हुआ। तो कई सारे लोगों का यह मानना है कि जो भारत की राजनीति में जो दक्षिणपंथी हिंदुत्ववादी सांप्रदायिक राजनीति की पैठ बढ़ती गई, उसके पीछे बाबरी मस्जिद को गिराने की घटना ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और नरसिम्हा राव अगर यह सोचते थे कि बाबरी मस्जिद को गिरा देने के बाद पूरी स्थिति नियंत्रित हो जाएगी, भाजपा के पास कोई मुद्दा नहीं बचेगा, तो वह सोचना पूरी तरीके से गलत था। लेकिन जो ज्यादा महत्वपूर्ण बात है वह यह कि नरसिम्हा राव ने कभी इस बात पर गर्व नहीं किया कि ये कोई अच्छी चीज उनके शासनकाल में हो गई, बल्कि वो लगातार अपने मन को भी समझाते रहे कि ये चीज जो हुई उसमें उनकी भूमिका नहीं थी। और अपने मृत्यु के 1 महीने पहले उन्होंने एक तरीके से आमरण अनशन करके कांग्रेस नेतृत्व के सामने भी अपने गुस्से का इजहार किया कि आप लोगों ने सारा का सारा दोष मेरे ऊपर मढ़कर सही नहीं किया। आज के इस कार्यक्रम को मैं यही विराम देता हूं। हम अगले कार्यक्रम में मिलेंगे और भारत की राजनीति से जुड़े कुछ ऐसे ही अनछुए पहलुओं से आपको अवगत कराएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।